तो फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिकथन ए कहता है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल करेक्ट है कि अधिगम और विकास जो होता है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, इसमें दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। ए है विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। विकास सेकंड है विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। सी है आनुवंशिकता की कोई भी भूमिका नहीं है। एंड डी है विकास की प्रक्रिया सहसावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है। तो बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। तो विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। ए है समायोजन, अधिसंज्ञान, सामाजिकरण, पृथकीकरण। तो किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं, तो वो है समाजीकरण। समाजीकरण में बच्चे जो होते हैं वो समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए कहता है 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है। तो ये करेक्ट है कि 6 वर्षीय सरला जो है वो संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि संरक्षण का कार्य जो होता है वो जीन प्याजे की तीसरी अवस्था में होता है। ओके, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है, तो ये करेक्ट है। एंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए है गतिविधि, अनुकूलन, अनुकरण, पुनर्बलन। तो पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो है गतिविधि। गतिविधि जो है वो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, उनमें वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके माता पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उनमें नैतिक विकास के किस चरण में है। तो ए है इसमें यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, बी है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, एंड डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो उनमें वह चॉकलेट नहीं खाता है, उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उनमें नैतिक विकास के किस चरण में है, तो वो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास के चरण में है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, किसने प्रतिपादित किया है कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं। तो ए है BF स्किनर, बी है जीन प्याजे, सी है ले वाइगोस्की, डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, ले वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, तो यह मदद क्या कहलाता है। ए है पाड़, बी है प्रत्यक्ष निर्देश, सी है अनुकूलन, एंड डी है पुनर्बलन। तो ये पाड़ कहलाता है। ओके, आगे देखेंगे, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है। ए है कार्य निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, बी है शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, सी है उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म पर अनुबंधन से होता है, एंड डी है तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्मनन दिया जाता है। तो प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो होता है कार्य निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है। तो ए है बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, बी है बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्म नहीं है, सी है बुद्धि कई प्रकार की होती है, एंड डी है व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है। तो हार्वर्ड गार्डनर बताए हैं कि बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं।
तो ए है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, बी है सादी गति संवेदात्मकता, सी है अंतःवैयक्तिक बुद्धि एंड डी है भाषाई बुद्धि। तो तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता जो होती है वो तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता में होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा निर्देश देता है वो निजी संवाद कहलाता है तथा उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, कथन ए कहता है माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषय को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये और तर्क आर है कि लड़कों को लड़कों को भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो ये ए और आर इसमें क्या है, दोनों गलत है। ओके, ए और आर इसमें दोनों गलत है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। ए है बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने, बी है शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने, सी है बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने एंड डी है बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। तो मूल्यांकन जो है किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, मूल्यांकन बच्चों में डर और सीखने के में तनाव पैदा करके नहीं किया जाना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे ए है इसमें बच्चों को डांटें और अधिक मेहनत करने को कहें, बी है माता पिता को बुलाकर शिकायत करें कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सी है विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहें एंड डी है छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उनके अनुसार पढ़ाएं। तो जो एक अच्छा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। तो इसमें जो है इसमें एक राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा कि छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं उसे उसके अनुसार पढ़ाएं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है कि यह शिक्षा वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं। तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड है इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करने हेतु सभी विद्यार्थी की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। तो ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड है कि इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर को सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। तो इसको बाधा के रूप में नहीं देखा जाता है। तो ये गलत है। ओके, तो पहला दूसरा और सही हो जाएगा। इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं क्या करना चाहिए। तो ए है सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, बी है सभी सांस्कृतिक भिन्नता मिटाने के लिए कार्य करने चाहिए, सी है मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हैं एंड डी है उन बच्चे जो सीख सकते हैं को पहचान कर केवल उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें जो है एक शिक्षिका को विभिन्न बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशियों पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं क्या करना चाहिए। तो मानना चाहिए कि विभिन्नताएं जो हैं वो विभिन्नताओं में कमियां नहीं है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होती है। तो ए है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, बी है सहयोगात्मक अधिगम, सी है मानकीकृत निर्देश, डी है सख्त मूल्यांकन प्रणाली। तो कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी, तो वो है सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम जो होता है वो समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिवान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। तो फर्स्ट है बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, सेकंड है मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधनात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना, थर्ड है मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग। ओके, तो पहला दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से संरचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं। तो फर्स्ट है बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, ये गलत है। सेकंड है ध्यान केंद्रित करने की असमर्थता, ये भी गलत है। जो है रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन कौन से हैं। रचनात्मकता के जो विशिष्ट संकेतक हैं वो हैं जोखिम उठाना, लचीलापन, बोरियत के लिए असहिष्णुता। ओके, तो तीसरा चौथा पांचवा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एक सामाजिक रचनावाद कक्षा में शिक्षक को फिल इन द ब्लैंक्स और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसा होनी चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को गतिशील और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसा होना चाहिए जिन्हें खिसकाया जा सके। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कहता है अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। तो केवल जो होता है फ्रेंड ये गलत है। तो ये जो है, क्योंकि सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है। तो अधिगम को केवल सीखने में स्थायी अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। और आर है इसमें कि समस्याएं एक जटिल क्रियाएं हैं जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है। तो दोनों सही है और आर भी सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है। तो ए है सीखने में पूर्वबलन की भूमिका पर, बी है करके सीखने की महत्वता पर, सी है सीखना एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, डी है वेधन और यांत्रिक अभ्यास। तो अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है, तो वो करके सीखने की महत्ता पर जोर डालता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूल को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ए है इन बच्चों में कमी पर, बी है माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि पर, सी है माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर, एंड डी है स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार पे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, स्कूल और कक्षा के वातावरण और लोकाचार पे जो है जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूल को सबसे पहले जो ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो स्कूल और कक्षा के वातावरण और लोकाचार पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है। तो ए है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है, बी है समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, सी है छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी पारंपरिक समस्या पर वापस जाते हैं, डी है विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देता है जिनमें कुछ ऐसी स्थिति है जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। दो निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है। वह है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी कार्यनीति एक शिक्षिका को विद्यार्थी में संवेगात्मक आत्मनियंत्रणता को प्रोत्साहित नहीं करेगी। तो ए है विद्यार्थी को अपनी भावनाएं पहचानने व उनकी अभिव्यक्ति करने में मदद करना, बी है संवेगों से जूझने की नीतियों पर चर्चा करना, सी है विद्यार्थियों को संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में सांस्कृतिक भिन्नताओं को पहचानने में मदद करना, एंड डी है विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना व लगातार तुलना करने एवं अविश्वास का माहौल बनाना। तो जो नहीं दिया है, क्वेश्चन निगेटिव दिया है कि निम्न में से कौन सी कार्यनीति एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में संवेगात्मक आत्मनियंत्रणता को प्रोत्साहित नहीं करेगी। तो वो है विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना व लगातार तुलना करते हुए अविश्वास का माहौल बनाना। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है। तो ए है इसमें परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए उन पर दबाव डालना, बी है उनके प्रदर्शन की हमेशा उनके समकक्षियों से तुलना करना, सी है हर व्यवहार के लिए इनाम या सजा प्रस्तुत करना, एंड डी है उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना। तो प्रेरित करना जो होता है, प्रभावी तरीका जो होता है वो है कि उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है। तो ए है बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, बी है शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों को उनकी सोच में विसंगतियों से अवगत कराएं, सी है शिक्षकों को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उन्हें अपनी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए, एंड डी है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो इसमें जो है फ्रेंड कि निम्नलिखित में नहीं है, पूछा है ना विश्वास का समर्थन नहीं करता है, नहीं है ना, तो नहीं जो होगा तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों का निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो निष्क्रिय जो है ये निगेटिव है, ये गलत हो जाएगा।
जाएगा, सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी? तो ए है छात्रों से पूछना कि क्या वे सुनिश्चित है कि वे समस्या को ठीक से समझते हैं। बी है छात्रों को उपमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है छात्रों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना बजाय उनके लिए सोचने के। डी है छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका है, एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान करता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी? तो वो है छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने शिक्षा विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगे? तो ए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, बी अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, सी है सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर, एंड डी है भौतिकवादी पुरस्कार देकर। विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को जो बढ़ावा मिलता है वो सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर मिलता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। वो है ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है माध्यमिक बाल्यावस्था, एंड डी है किशोरावस्था। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, किशोरावस्था। ओके, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान करने की चाह से इंटरेस्ट लेते हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, तो ये तो करेक्ट है। विकास जो है विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। विकास पैर से सिर की दिशा में होता है, एंड डी है विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो विकास जो होता है फ्रेंड सिर से पैर की ओर की दिशा में होता है, ना कि पैर से सिर की दिशा में होता है। ओके, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? फर्स्ट ए है केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, तो केवल जो है फ्रेंड निगेटिव है, गलत है। बी क्या है केवल बालकों के पालन पोषण का तरीका, ये भी निगेटिव है, ये भी गलत है। आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, तो ये करेक्ट है। एंड डी है केवल बच्चों का भौतिक परिवेश, तो ये गलत है। ओके, तो बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण जो है वो यह है हेरिडिटी यानी इन्वायरमेंट के परस्पर जटिल अंतःक्रिया से। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजीकरण क्या है? ए है रैखिक और निश्चित प्रक्रिया है, बी है सरल व एक आयामी प्रक्रिया है, सी है जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, डी है अनमन्य व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो समाजीकरण जो है वो जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि ए बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं, बी है भाषा विकास को सुधार करती है, सी है बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, और डी है बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय जो होते हैं नासमझ होते हैं। तो जीन पियाजे ने सुझाव दिया है कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? तो जो शैशवावस्था जो होता है, शिशु अवस्था जो होता है वो 0 से 2 वर्ष तक होता है। माध्यमिक बाल्यावस्था जो होता है माध्यमिक बाल्यावस्था जो होता है इसके बाद जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 2 से 6 साल का होता है। ओके, और माध्यमिक बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 साल तक, 11 साल तक का या 12 साल तक होता है। और किस युग्म का मिलान सही है पूछा है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी जीन पियाजे की 4th स्टेज जो होती है वो 11 साल से अधिक होती है। ओके, तो ये करेक्ट है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? तो यह चरणों को निर्दिष्ट करता है। बी है यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। सी है यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है, एंड डी है यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं होता है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? तो यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि ए है बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं, बी है बच्चे बड़े की मदद करने से अपनी समझ खुद बनाते हैं, एंड सी है इसमें कि बच्चे उद्दीपन और प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं, एंड डी है बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किया जाता है। तो लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ले वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में के सिद्धांत में फिल इन द ब्लैंक्स वैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है। तो ले वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में भाषा के मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, एक प्रगतिशील कक्षा में ए बच्चों का सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। तो ये गलत है। एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है उसमें बच्चों को सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है। तो प्रगतिशील कक्षा में सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद से होते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। तो ए फर्स्ट है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, सेकंड है शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, थर्ड है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, फोर्थ है डी है भाषाई बुद्धि। तो कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं, तो वो है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा। तो ए है इसमें कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना, तो ये गलत है। बी है खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना, तो ये भी गलत है। सी है कि देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना, तो ये भी गलत है। डी है कि सभी जेंडर में स्वायत्तता व समानुभूति के गुण विकसित करना, तो ये करेक्ट है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है। तो ए है व्यवहारवादी, बी है सूचना संक्रमण, सी है सामाजिक सांस्कृतिक एंड डी है मनोगतिशील। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें बी हो जाएगा, सूचना संक्रमण। ओके, आगे देखेंगे, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है। तो ए है छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र, एनसी है ऐसे विभिन्न उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, एनडी है निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। तो यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आंसर नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए। ए है मानकीकृत होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए, गुणात्मक होनी चाहिए। तो ये रचनात्मक होनी चाहिए। ओके, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता जो है वो रचनात्मक होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान शामिल है, और बी है इसमें योग्यता के आधार पर बच्चों का पृथकीकरण शामिल है, और बच्चों की पहचान कर उनका उपयुक्त नामीकरण शामिल है, एंड डी है पाठ्य पुस्तकीय अनुभवों व शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन शामिल है। तो इसमें जो होगा कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, तो बाधा मुक्त वातावरण शामिल है और पाठकीय अनुभवों पर शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन शामिल है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, पहला और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, बी अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों पर चिंतन करना चाहिए, सी एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करना चाहिए, डी व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में जो है अपनाना चाहिए। तो जो है कि एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, तो वो एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन जो है वो नहीं करना चाहिए। राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, क्योंकि मानकीकृत मूल्यांकन जो होता है वो निगेटिव टैग वर्ड है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है कि पठन वैकल्प से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो ये करेक्ट है। और पठन वैकल्प से चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा उदाहरण जो है सहायकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करता है। तो ए है हेडफोन, बी है चित्र आधारित वर्कशीट, सी है पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, एंड डी है स्वरण में मदद करने का उपकरण। तो कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करता है। तो दृष्टिबाधित के लिए जो है वो है इसमें पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, स्वरण में
ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन कौन से हैं? तो वो है जिज्ञासा, स्वतंत्रता, अनुकूलनशीलता एंड उच्च स्वर की एकाग्रता। पांचवा जो है गलत है। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट है, तो राइट आंसर डी हो जाए, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए कहता है प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, न कि बच्चों को। तो केवल जो है फ्रेंड निगेटिव है, ये गलत है। और तर्क आ रहा है कि बच्चे निष्क्रिय स्वर्ण की प्रक्रिया के माध्यम से सावधिक और अद्भुत ढंग से सीखते हैं, तो निष्क्रिय भी गलत है, तो ये भी गलत है। तो ए और आर इसमें दोनों गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो है फ्रेंड इसमें दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? तो ए बच्चों की कम योग्यता का प्रतिबिंबन, एंड बी है शिक्षकों की कम योग्यता का प्रतिबिंबन, सी है माता पिता की कम योग्यता का प्रतिबिंबन, एंड डी है स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन। तो शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को जो देखना चाहिए वो स्कूली तंत्र की कार्यशीलता के प्रतिबिंबन पर देखना चाहिए। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम जो होना चाहिए वो सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स में समस्या को कोई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ए है कार्यात्मक स्थिरता, बी है कलन विधि, सी है साधन लक्ष्य विश्लेषण, एंड डी है अनुक्रिया समुच्चय। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, साधन लक्ष्य विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए कहता है कि शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। अकादमिक अधिगम बच्चे के संज्ञानात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होते हैं। ए और आर इसमें दोनों गलत है। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? तो अधिगम को जो सुसाधित करना चाहिए वो विद्यार्थियों के प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर सुसाधित करना चाहिए। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रकार में शामिल है? तो ए है अधिसंज्ञान, बी है समायोजन, सी है समावेशन, डी है अनुबंधन। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, अधिसंज्ञान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता फिल इन दी ब्लैंक्स है और विद्यार्थी को तय करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो शिक्षकों को मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता जो होती है वो स्थिर है और विद्यार्थियों को महारत उन्मुखी लक्ष्य प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो है फ्रेंड ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सीखना तब प्रभावी होता है जब साथ सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित होते हैं। सीखना तब प्रभावित होता है। नेक्स्ट है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। सी है सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं। डी है सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं। राइट आंसर सी हो जाएगा। सीखना तब प्रभावित होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं। सीखना तब प्रभावित होता है जब छात्र आंतरिक अभिप्रेरणा हो उसमें। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।